नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर हेडलाइंस पर। देश भर में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारियां अंतिम दौर में। कोविड वैक्सीन की 1,65,00,000 डोज पहुंचने का काम लगभग पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। देश के सम्मान को चोट पहुंचाने वालों को जवाब देने में सक्षम है भारतीय सेना। पूर्व सैनिक दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, सरकार के लिए सेना और पूर्व सैनिकों के सम्मान में कई फैसले। किसान नेताओं के साथ कल बातचीत के लिए तैयार है सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के हितों की खुले मन से हर कीमत पर रक्षा करेगी सरकार। सकारात्मक चर्चा की जताई उम्मीद। दो बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में पड़े 197 वोट। पिछले सप्ताह भीड़ को हमले के लिए उकसाने का आरोप। और देश भर में मकर संक्रांति पर नदियों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। असम में बिहू और तमिलनाडु में पोंगल की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। देश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शनिवार से शुरू होना है। इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक को देश भर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने का जो काम है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की शुरुआत करेंगे। अनेक विमानों से कोविड टीकों को सुरक्षित रूप से देश के कोने कोने में पहुंचाया जा चुका है, जहां पे इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उन्हें यहां पे मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुपात में वैक्सीन का आवंटन किया गया है। पहले फेज में देश के 3006 केंद्रों पर 16 जनवरी से टीकाकरण होगा। प्राथमिकता सूची के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों को दी जाएगी। प्रत्येक टीकाकरण सत्र में प्रतिदिन करीब 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च के अंत तक पहले फेज के 60% से ज्यादा लाभार्थियों का टीकाकरण हो जाएगा। वहीं रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका नहीं लगाया जाएगा। और देश में दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा है कि कोई भी टीका पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही लोगों को दिया जाता है। टीकाकरण के बाद आपको सर्दी और बुखार जैसे कुछ सामान्य लक्षण महसूस हो सकते हैं, जो एक सामान्य बात है। इससे यह संकेत मिलता है कि आपका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए कोविन सिस्टम पर रजिस्टर होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS मिलेगा, जिसमें टीके की जानकारी होगी। वहीं टीकाकरण स्थल पर लाभार्थी के पंजीकरण की जांच और फोटो ID का सत्यापन होगा। टीकाकरण अधिकारी कोविन से दस्तावेजों को प्रमाणित करेंगे। इसके बाद लाभार्थी को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के बाद लाभार्थी को ऑब्जर्वेशन एरिया में 30 मिनट तक बैठना होगा। यहां वैक्सीनेशन के बाद लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके बाद प्राप्त SMS के मुताबिक दूसरी खुराक के लिए अगली तारीख पर आना होगा।
और देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 17 जनवरी से शुरू होने वाले पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब 30 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं देश भर में रविवार यानी कि 31 जनवरी को पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पूरी दुनिया में पैर पसार चुके कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम चीन के वुहान पहुंची है। दिसंबर 2019 में चीन में क्या हुआ, टीम इसका पता लगाएगी। चीन के वुहान में साल 2019 के दिसंबर में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। तब से दुनिया भर में 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता लगाने के लिए WHO की टीम चीन पहुंची है। बीते साल कोरोना की वजह से जिंदगी जीने के तरीके और काम करने के तौर तरीकों में बदलाव आया है। अब ज्यादातर कामकाज जो हैं वो वर्चुअल तरीके से किए जा रहे हैं और डिजिटल माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में सरकार द्वारा स्टार्टअप को लेकर बड़े समिट का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर युवाओं से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार स्टार्टअप्स को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप्स समिट का आयोजन करने जा रही है। इस वर्चुअल समिट का नाम है प्रारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि समिट के माध्यम से युवाओं को कई देशी और विदेशी फोरम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस इवेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में मेरे भी अधिकतर कार्यक्रम ऑनलाइन ही हुए, जिससे काफी फायदा भी हुआ। मैंने इस दौरान वैज्ञानिक, छात्र, कोरोना वॉरियर्स और आम लोगों के साथ चर्चा की। अब किसी एक कार्यक्रम के लिए खास तौर पर कहीं जाना भी नहीं होता और एक दिन में अधिक काम हो सकते हैं। स्टार्टअप्स वर्चुअल समिट को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 15-16 जनवरी को प्रारंभ की शुरुआत हो रही है, जो कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है। इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और यूथ आइकन शामिल हो रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप्स की दुनिया से जो युवा रूबरू होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। कोरोना संक्रमण पर मनोरमा ईयर बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि कैसे साल 2020 देश के लिए एक आत्म अवलोकन का वर्ष रहा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस वैश्विक महामारी से दुनिया के सामने भारत का एक नया रूप सामने आया। इस महामारी की वजह से आज देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने लेख में ये कहा है कि देश ने न केवल इन परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना किया, बल्कि दुनिया की भी मदद की। भारत न सिर्फ इस मुश्किल वक्त में पीपीई किट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, बल्कि दुनिया को किफायती वैक्सीन भी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में शिक्षा, कृषि और श्रम कानूनों के क्षेत्र में किए गए सुधारों की त्रिमूर्ति से हमारे छात्रों, किसानों और युवाओं की काफी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 4 सदस्यीय समिति के बाद 15 जनवरी को किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक होनी है। कल होने वाली वार्ता के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान नेताओं के साथ 9वें दौर की बातचीत में सकारात्मक चर्चा को लेकर मैं आशान्वित हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। इसके बाद किसानों से बातचीत के लिए 4 सदस्यों की समिति भी बना दी गई। इस बीच केंद्र और किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी को होने वाली बातचीत पर सरकार ने कहा है कि आगे की रणनीति बैठक के बाद ही बनाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में किसान संगठनों के साथ अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब तक 2 मुद्दों पर आपसी सहमति भी बन चुकी है। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति गतिरोध खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
अब सबकी निगाहें कल होने वाले नवे दौर की वार्ता पर है। सरकार प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ वार्ता जारी रखने के पक्ष में है। इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया है। आज पूर्व सैनिक दिवस है। हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बेंगलुरु स्थित वायु सैनिक अड्डे पर आयोजित वेटरन्स मीट में शामिल हुए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना मुख्यालय के प्रशिक्षण कमान में श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को उन्होंने संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया वो अभूतपूर्व है। देश के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सेना और पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान और देखभाल के लिए हमेशा तत्पर रहती है। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना सीडीएस के गठन समेत कई सहूलियत मुहैया कराई है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें वो की हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उससे भी ज्यादा बहुत कुछ किया जा सकता है। पेनुरी ग्रांट है, मेडिकल ग्रांट्स हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन की ग्रांट है और साथ ही साथ मैरिज ग्रांट्स, आज सब सारी सुविधाएं ये गवर्नमेंट देती। हमारी सरकार ने फैसला किया कि लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स को ECHS पैनल में निजी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी शामिल करने का अधिकार सरकार के द्वारा दे दिया गया है। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई महाशक्ति हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। The whole world is your family। यह मैसेज दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है और दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हम सबके सम्मान की सुरक्षा के पक्षधर हैं, किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन यह बात भी दो टूक शब्दों में बताना चाहते हैं कि हमारे भारत के स्वाभिमान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत यदि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो भारत के जवानों के अंदर वह कुव्वत है कि उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में APS धौलाकुआ में वेटरन्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह शामिल हुए। पिछले वर्ष हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एग्जीबिशंस, बैंड डिस्प्लेज, परेड इत्यादि। For the Air Force, starting as an auxiliary force in 1932 and growing to where we are today, a lethal, potent aerospace power. On this Veterans Day, I would like to acknowledge with deep respect and pride the contribution of all our veterans in this journey. It would not have been possible without your dedication and without your bringing us up into this culture that we continue to deliver of whatever vision that you had. It's the 50th anniversary of our splendid victory in the 1971 war. And this bears a special significance in our national conscience and is accordingly being celebrated across the country as Swarnim Vijay Varsh. So on behalf of all men in white, I salute our veterans
who participated in the 1971 war and fashioned India's victory with their sweat, blood, grit, determination and professionalism. We remember you this day and remain eternally grateful for your service to the nation. इसके अलावा 1971 के युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारतीय सेनाओं के शौर्य और बलिदान को दिखाया गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में 14 जनवरी 2017 से पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। थल सेना दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछला साल कई चुनौतियों तथा अवसरों का वर्ष था। हमारी सक्रिय सीमाओं पर निरंतर हमारा संकल्प और पराक्रम की परीक्षा होती रही। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति कृति संकल्प रही है। हमारे बहादुर अफसर्स, जेसीओज और जवानों ने भारतीय सेना के सर्वोच्च परंपरा का पालन करते हुए जान की बाजी लगाकर भी हमारे दुश्मनों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का निरंतर डटकर मुकाबला किया है, चाहे वो देश के अंदर हो या सरहद के पार। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद की जड़ों तक वार करेगा, ये हमारा वादा है। ठीक उसी तरह हम देश के सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति बदलने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने इस महामारी से निपटने में देश के प्रयासों में व्यापक रूप से सहयोग दिया है। यहाँ इस बात का खास तौर से उल्लेख किया जाना जरूरी है कि वर्ष 2020 के शुरू में सेना द्वारा देशवासियों और मित्र राष्ट्रों को उस समय तत्काल मदद पहुंचाया गया जब हम खुद कोविड महामारी से जूझ रहे थे। मैं सभी कमांडर्स और सैनिकों को, खासकर चिकित्सा कर्मियों को, इस चुनौतीपूर्ण वक्त पर उनके असाधारण अनुशासन, प्रतिबद्धता और सूझबूझ के लिए शाबाशी देता हूं। और संसद के बजट सत्र का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक बजट सत्र पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। 29 जनवरी को और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पोंगल के त्योहार पर आज तमिलनाडु पहुंचे। इस मौके पर चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लिए किए गए कामों का उन्होंने जिक्र भी किया। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में 11 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दी। Modi in the NDA government gave Tamil Nadu 5,42,000 crores. This shows that what feeling Prime Minister Modi has for the people of Tamil Nadu. Mainstreaming, bringing them in the front of the development has been the basic ethos on which Prime Minister Modi ji is working, and we could see that in the 14th Finance Commission by allotting 5,42,000 crores, Tamil Nadu has taken a big leap as far as development is concerned. और वहीं राहुल गांधी भी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। जल्लीकट्टू देखने पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि तमिल संस्कृति का इतिहास देखना काफी प्यारा अनुभव था। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति, भाषा और इतिहास भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है और इसका सम्मान करने की आवश्यकता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के अवलोकन के लिए इस साल कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बताया कि कोविड-19 महामारी के फैलाव की वजह से ये निर्णय लिया गया है। Due to the global COVID-19 situation, it has been decided that this year there will not be a foreign head of state or head of government as the chief guest for our Republic Day event. भारत और नेपाल के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावाली आज से 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में हैं। शुक्रवार को उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी। बाद में वे भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में होती है। He is here to co-chair the 6th session of the India-Nepal Joint Commission meeting, and this meeting will be hosted by EM tomorrow. The Joint Commission, as you would know, is an important mechanism. It provides for an opportunity for reviewing at high level the entire gamut of our bilateral partnership and to provide political guidance to further enhance the special and unique ties that exist between our two countries. We look forward to constructive discussions on the numerous sectors that encompass our bilateral agenda. डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी संसद पर पिछले हफ्ते हुए भीड़ के हमले के लिए उकसाने के आरोप में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कल ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट दिया। महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 232 और विरोध में 197 वोट पड़े। अमेरिकी संसद पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी और कैपिटल की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। मकर संक्रांति, पोंगल, माघी बिहू और उत्तरायण के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।